एक अखबार लिखता है कि आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य कहा। साहब कांशीराम जी को उन लोगों ने चाणक्य कहा। इसको मैं साथियों कभी बाद में आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि समय हमको देखना है। चाणक्य कहा, बिना किसी युद्ध के सत्ता पर काबिज करके गरीब समाज को दिखा देना, ये चाणक्य नीति सम्मानित साथियों होती है। बिना किसी हथियार के, बिना किसी नींबू पर गई, और साहब कांशीराम जी गए और उस नींबू को उठा करके लाए सम्मानित साथियों। जब वो उस नींबू को उठा करके लाए तो उसके बाद वो कुर्सी पे बैठे, जहाँ पर जो जगह थी बैठने की, उसके बाद उन्होंने उस नींबू को इस प्रकार से सम्मानित साथियों निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद सम्मानित साथियों उसमें से 2-3 टपके निकले। साथियों जब वो 2-3 टपके उधर से साथियों जब वो निकले तो मान्यवर साहब कांशीराम जी समझ गए कि कांग्रेस ने मेरे समाज को नींबू की तरह निचोड़ तो दिया है। तो 55 साल का ये संघर्ष है इन महापुरुषों का, दोनों का। तो साथियों उसमें हम 55 मिनट में हम लोग आपके बीच में बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम लोग ब्रीफ करेंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से जल्दी जल्दी आप लोग उसको समझते चलेंगे। उसके बाद माननीय बहन जी आती हैं, किस प्रकार से ये सब हमारे कार्यक्रम रहेंगे। बहन जी ने किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार से उनका सफ़रनामा चला, कि जिस प्रकार से जब माननीय बहन जी साहब से मिली तो किस प्रकार से साहब को बड़ा बल मिला, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रहीं, ये सब चीज़ें हम साथियों हम रखेंगे। इस प्रकार से हम आपके बीच में बहुत बात आपके बीच में साथियों रखेंगे। ये कोई साथी सवाल पूछना चाहेगा तो उसके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा सम्मानित साथियों। मैं साथियों बहुत ब्रीफ करता हुआ चलूँ, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है। हमारे रिकॉर्डर लंबे होने की वजह से लोग की वो ख़त्म हो जाती हैं, जीबी ख़त्म हो जाती हैं, तो हम लोग अब की बात शॉर्ट करेंगे। नॉर्थ इंडिया में साथियों बाबा साहब और साहब कांशीराम के बीच में, जब बाबा साहब हमारे बीच से गए और साहब कांशीराम जी हमारे बीच में आए, इस बीच में जो ये सफ़र था, ये किन लोगों ने कहाँ कहाँ चलाया, ये मोटी मोटी बात हम बता करके अपनी बात को साथियों आगे बढ़ाएंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर भोपाल से इधर के एरिया में नॉर्थ इंडिया संघप्रिय गौतम जी ने चलाया, और चमन राम पंजाब से थे। ये दोनों उत्तर प्रदेश से थे साथियों, आप लोग जानते हैं, पुराने साथी लोग जानते हैं। मैं युवाओं को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में बीपी मौर्य और संघप्रिया गौतम जी ने इन्होंने चलाया, लेकिन सम्मानित साथियों ये लोग ये बाद में जो है हार थक करके जो भी प्रॉब्लम्स इनकी रहीं, ये बीपी मौर्य जी जो हैं ये कांग्रेस में चले गए थे और संघप्रिया गौतम बीजेपी में चले गए थे। ये आप अच्छी तरह से बहुत से पुराने साथी लोग जानते हैं, नए साथियों को मैं बताना चाहता हूँ। साउथ इंडिया के अंदर गायकवाड़ जी ने, कामले जी ने, खोबरागढ़े ने, भंडारे जी ने, इस प्रकार के नाम आप मान्यवर साहब कांशीराम जी के स्पीच में सुनते रहते होंगे कि इन लोगों ने इस मूवमेंट को उधर चलाया था, साउथ इंडिया की तरफ, महाराष्ट्र से उधर के एरिया के अंदर सम्मानित साथियों। लेकिन ये लोग भी, इन्होंने फिर बाद में जो है आरपीआई से, आरपीआई का गठबंधन पैक्ट जो है, इन्होंने समझौता कांग्रेस के साथ कर लिया था। उस समय 421 लोकसभा की सीट थी, जिसमें 420 में कांग्रेस के पास गई थी और एक जो है वो आरपीआई के पास गई थी। ये आरपीआई को चलाते थे ये सभी लोग, जो बाबा साहब का मूवमेंट उस समय माना जाता था, तो ये लोग तो इन्होंने कांग्रेस के साथ में इन्होंने गठबंधन कर लिया था। तो उसमें इनकी एक सीट आरपीआई के हिस्से में आई थी, और जो है 420 सीट जो है लोकसभा की वो कांग्रेस के हिस्से में आई थी। तो उसी समय से साहब कांशीराम जी समझ गए थे कि ये मूवमेंट अब यहाँ पे हम बाबा साहब के सपनों का हम सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से फिर साहब कांशीराम जी साथियों साहब कांशीराम जी ने बताया अलीगढ़ की मीटिंग में, जब बीपी मौर्य जी का उदाहरण लेकर के, कि आखिर ये नेता लोग चले क्यों जाते हैं, ये नेता लोग चले क्यों जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में। सामान्य साथियों आप लोग शेयर भी करते रहे साथ में इसको, कि ये लोग चले क्यों जाते हैं। उदाहरण दिया था यहाँ पर अलीगढ़ में, जब साहब कांशीराम जी को बुलाया था, जब ये बीपी मौर्य जी अलीगढ़ के रहने वाले थे, जब ये कांग्रेस में चले गए थे, उसके बाद समाज के अंदर थोड़ी निराशा आई। फिर समाज के लोगों ने साहब कांशीराम जी का नाम जब सुना था सम्मानित साथियों, तो फिर उन्होंने बताया कि चले क्यों जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि नेता वो बिकता है जो जिसका समाज बिकता है, बिकने वाले समाज का नेता बिक जाता है।
अगर आपको ना बिकने वाला नेता पैदा करना है तो आपको ना बिकने वाला समाज पैदा करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, ऐसा जो है बताया मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कि गलती बीपी मौर्य की नहीं है, गलती समाज की है। अगर ना पैदा करना है तो आपको ना बिकने वाला समाज पैदा करना पड़ेगा। मैं साथियों ब्रीफ करता हुआ इस बीच में चल रहा हूं, तो ये उदाहरण देकर के पीपी मौर्य जी का बताया। उसके बाद में समाज को तैयार किया कि आप पहले ना बिकने वाले आप बनो, तब आपका नेता नहीं बिकेगा। सम्मानित साथियों, इस प्रकार से आगे चले। ये थोड़ी सी जीवनी है साहब की। 15 मार्च 1934 को पूना पैक्ट के 2 साल के बाद, पूना पैक्ट 1932 में हुआ, आप लोग जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। एक ग्राम ख्वाहिशपुर पड़ता है, जिला रोपड़ पंजाब में पड़ता है। 15 तारीख को साथियों ये जन्म लेते हैं मान्यवर साहब कांशीराम जी। इनका जन्म होता है सम्मानित साथियों, छोटा सा बच्चा होता है। इनके जो फादर थे, एक बार की घटना है साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से कोई महापुरुष बचपन से ही अपने उसके अंदर सिम्टम होते हैं समाज के प्रति। ये आपको मान्यवर साहब कांशीराम जी के अंदर बचपन से वो सिम्टम कैसे था और बहन कुमारी मायावती जी के अंदर ये सिम्टम कैसे था, ये सब जानकारी आपको बचपन से ही इन लोगों में मिल जाती हैं। तो मैं एक एक उदाहरण दूंगा, एक मान्यवर साहब कांशीराम जी का, एक मान्य बहन जी का। जब साहब कांशीराम जी छोटे से थे तो उनके जो फादर थे वो जो है वहाँ के सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में उनके जो पापा थे वो जॉब करते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था सम्मानित साथियों कि एक रस्सी के माध्यम से एक अंदर फट्टा, कमरे के अंदर एक लकड़ी का फट्टा बंधा होता था, उसमें रस्सी निकलती थी एक होल से, और उसके बाद में वो बंदा बाहर बैठता था, जो सर्वेंट टाइप का जो उसमें सेवा देता था वो बाहर बैठता था। वो रस्सी को ऐसे खींचता था, फिर उसको छोड़ता था, खींचता था, उसको छोड़ता था, तो अंदर वो फट्टा जो था लकड़ी का वो ऐसे हिलता था। उससे अंदर बैठे हुए नेता को, बैठे हुए जो गेस्ट था उसमें जो आके ठहरता था, उसको हवा पहुंचती थी। तो जब साहब कांशीराम जी अपने पापा जी को खाना देने जाते थे तो साहब ने एक दिन पूछा पापा से कि पापा आप रस्सी क्यों खींचते रहते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर बताया कि बेटे अंदर इसमें नेता आकर के बैठता है, उसकी हम लोग बाहर से यहाँ पे हवा करते हैं, हम लोग बाहर से बैठ करके ऐसा काम करते हैं। तो तब उस छोटे से बच्चे ने, कांशीराम नाम के छोटे से बच्चे ने कहा कि पापा मैं एक दिन बहुत बड़ा नेता बनूंगा और इसी गेस्ट हाउस में आकर के बैठूंगा। तो सम्मानित साथियों वो दिन पूरा हुआ था। साहब कांशीराम जी जो है उसी थे, तो उसी गेस्ट हाउस में जाकर के सम्मानित साथियों वो ठहरे थे, और तब उस टाइम तो आप जानते हैं कि एसी लग चुके थे सम्मानित साथियों। तो ये जो सिम्टम होता है किसी महापुरुष के अंदर, ये बचपन से ही सम्मानित साथियों उसको ये दिख जाता है। इसको बिल्कुल ओपन कर दो बाहर, या फिर इसको थोड़ा बंद कर लो, पूरा खोल दो इसको या बंद कर लो। सम्मानित साथियों बच्चा आगे साहब कांशीराम जी का जीवन आगे चलता है। एससी समाज में वो सबसे पहले ग्रेजुएट, बीएससी ग्रेजुएट बनते हैं पंजाब के अंदर सम्मानित साथियों। बात आगे बढ़ती है, डीआरडीओ पूना में वैज्ञानिक की नौकरी उनकी लग जाती है। आप जानते होंगे ये एक बारूद से संबंधित फौजियों का एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पुणे के अंदर जो है वो वैज्ञानिक बने, मतलब क्लास 1 की उनको नौकरी मिली। साथियों आप इस घटना के बारे में जानते होंगे, 1965 की छुट्टी की घटना, बुद्ध की और बाबा साहब की छुट्टी को काट करके वहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों ने सम्मानित साथियों छुट्टी को बाहर कर दिया था। उसकी जगह पर अन्य और जो त्योहार थे उनकी छुट्टी बढ़ा दी थी, तो इसको यहाँ पर कम कर दिया था। इसी को लेकर के संघर्ष शुरू हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो संघर्ष पहले से ही करते आ रहे थे और वो पढ़ते भी आ रहे थे महापुरुषों को, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा बात बनी। जो हमारे वाल्मीकि समाज के दीना बाना जो थे, जो उस समय उस डिपार्टमेंट में 4th क्लास के एम्प्लॉय थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया और उसको साहब कांशीराम जी को उसमें साथ लिया। साहब जी ने अपने नौकरी में से पैसा भी उनको आर्थिक सहयोग किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। और करने के बाद दीना बाना जी ने, जो वाल्मीकि समाज से हमारे साहब थे, उन्होंने जो है साहब कांशीराम जी को बताया कि ये ऐसे ऐसे बाबा साहब ये इस तरह से हमको उनके लिए काम करना चाहिए, ये हमारे महापुरुष हैं। तो साथ ही ऐसी जानकारी बताई जाती है। बाकी बाबा साहब कांशीराम जी को बताते हैं कुछ लोग, पहले भी जानकारियाँ थी। तो इस प्रकार से साथियों इनका संघर्ष चलता है। उस वहीं से उनकी ज़िंदगी का मोड़ ले लेती है लाइफ पूरी, और वो कहते हैं कि ठीक है मैं अब नौकरी को छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं आय का जो सफ़र है वो बाबा साहब के कारवां के लिए मैं सम्मानित साथियों काम करूँगा। मैं बहुत ब्रीफ करता हुआ जा रहा हूँ। साथियों बताया जाता है कि उन्होंने किताब पढ़ी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
जाति का विनाश करके किताब पढ़ी थी, जो लाहौर का जो सबसे पहला भाषण था, लाहौर का भाषण था, दे नहीं पाए थे 1936 का। लाहौर के भाषण में को उन्होंने फिर जो है एनहेशन ऑफ कास्ट नाम से किताब निकाली थी। उस किताब को पढ़ा था साथियों। बताते हैं किसी कोई बोलते हैं कि 7 बार पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं 12 बार पढ़े। लिखी हुई थी, जिसको लेकर के साहब कांशीराम जी ने अपना फिर दृढ़ संकल्प लिए और उसके बाद अपनी मम्मी को, अपनी जो मम्मी जी हैं, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने परिवार वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने 24 पन्ने का पत्र लिखा। उसमें कुछ उन्होंने डिसीजन लिए कि मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगा, मैं अब कभी भी मैं अपना घर नहीं बसाऊंगा, पूरा समाज मेरा परिवार होगा, पूरा मेरे परिवार होंगे, वही मेरी माताएं होंगे, वो मेरी बहन होंगी, वही मेरे भाई होंगे, और मैं जो है अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं करूंगा। इस प्रकार से तमाम जो है उन्होंने डिसीजंस लिए समाज के को ध्यान में रखते हुए। सम्मानित साथियों, ये बात जब पहुंचती है उनकी मम्मी के पास में, घर वालों के पास में, तो उनके पापा जी उनकी मम्मी को पूना भेज देते हैं कि जाए देख क्या इसको, लड़के को क्या हो गया है। सम्मानित साथियों, तो उनको बताया। उनकी मम्मी जाके कहती हैं कि बेटा एमएलए की लड़की, उस क्षेत्र में एमएलए जो एससी समाज से वहाँ बिलोंग करता था, रिजर्व सीट से वहाँ एमएलए बनता था, उसकी लड़की की शादी तुम्हारे लिए ऑफर होकर के आई है, क्योंकि आप वहाँ पे काफ़ी आपकी चर्चा है। सम्मानित साथियों, तो लड़के की एमएलए से आपकी शादी का ऑफर आया है, चलो आप वापिस चलते हैं। तो साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो किताब को वो सम्मानित साथियों आराम से वो पढ़ रहे थे, तो उसमें लिया। तो उन्होंने एक मार्मिक शब्दों में लोगों ने लिखा है, सतनाम सिंह जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि बहन जी उनकी जो मम्मी हैं वो बोलती हैं कि कासिया वापिस चल। कासिया मतलब उनकी जो मम्मी हैं वो काशीराम साहब को कासिया बोलती थी, वो कहती थी कासिया वापिस चल। तो तब वो कहते हैं कि नहीं माँ अब देर हो गई है, नहीं माँ अब देर हो गई है, सेहरा नहीं कफन चाहिए अब मुझे, आप मुझसे जो है चेहरे की कोई सेहरे की मतलब शादी के बारे में बात चल रही थी, तो आप मुझसे सेहरे के मेरे सर पे आप सेहरे की उम्मीद मत करना कि मैं मेरे सर पे सेहरा होगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर लिया है समाज से। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद डिसीजन ले लिया है कि मैं अब जो है सारा का सारा अपना जीवन जो है वो बाबा साहब के से प्रभावित होकर के इस बहुजन मूवमेंट में, महापुरुषों के इस मूवमेंट में मैं काम करूँगा। तो मुझे अब सेहरे की जरूरत नहीं है, अगर आपको मिल सकता है तो केवल यहाँ पर कफन ही मिल सकता है। ऐसे बड़े फैसले मान्यवर साहब कांशीराम जी ने लिए कि मैं ज़मीन नहीं अपने नाम होगी, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी शादी विवाह में, किसी खुशी के किसी माहौल में सम्मानित साथियों में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से चलता हुआ साथियों उनका सफ़र आगे चलता है। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 1971 में आरपीआई का कांग्रेस के साथ पैक्ट होता है। 1971 में आरपीआई के साथ में पैक्ट होता है सम्मानित साथियों, उसमें 1 सीट मिलती है। साहब काशीराम जी यहाँ से हट जाते हैं आरपीआई से साथियों वो हट जाते हैं। और उसके बाद में अब ठीक 1971 से लेकर 1978 तक साथियों यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है मूवमेंट चलाया कैसे जाता है, मूवमेंट को समझा कैसे जाता है। खासतौर से युवा साथी इस बात पे ध्यान दें, किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने ये मूवमेंट यहाँ तक पहुँचाया है, इस बात को आपको समझना होगा। जब 1971 में सम्मानित साथियों, जब 1971 में साहब कांशीराम जी आरपीआई से हटे, क्योंकि एक में अम्बेडकर, 1 सीट में अम्बेडकर, 420 में गांधी, तो जो संघर्ष चल रहा था, तो साहब कांशीराम समझ गए थे कि शायद यहाँ पे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, हम बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब वो 1971 में सम्मानित साथियों वहाँ से हटे 1971 में, तो उन्होंने बामसेफ नाम के शब्द की उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि बामसेफ नाम का हम कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ तैयार करेंगे सम्मानित साथियों। 1971 में बामसेफ शब्द की घोषणा की जाती है और 1978 में उसको विधिवत तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है। घोषणा 71 में की जाती है, 78 में बनाया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो घोषणा है वो 71 में और बनाया उसमें। उस समय 1971 से लेकर 1978 का जो दौर था साहब कांशीराम जी का, बामसेफ के माध्यम से गैर संगठनात्मक संगठन था। उस समय बामसेफ 1971 में बामसेफ शब्द की घोषणा हुई थी, बनाया नहीं था। तो 1971 से लेकर 1978 तक का जो दौर था, ये लगभग 7-8 साल का जो इसमें जो दौर दिखाया गया है, इसमें ये बामसेफ जो उस समय काम कर रहा था वो
गैर संगठनात्मक संगठन था। कोई कोई संगठन नहीं था और संगठन था, नाम था लेकिन बॉडी नहीं थी। ये साथियों एक समझने की बात होती है साथियों, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं क्यों चलाया जाता है। ये पहले समझा जाता है, समाज के स्टेटस को, समाज के ब्रेन को पहले समझा जाता है। तो ये सिस्टम साथियों उन्होंने चलाया। एक बात कह करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे सम्मानित साथियों। जब समाज घूम रहा था, जब समाज के बीच में मान्यवर साहब कांशीराम जी सम्मानित साथियों जब घूम रहे थे, जरा पीछे करो सर जी, जब सम्मानित साथियों वो घूम रहे थे तो पीछे करो, पीछे भैया पीछे करो, इसको स्लाइड पीछे करो। जब साथियों जब साहब कांशीराम जी जब घूम रहे थे उसमें, तो समाज के बीच में जब वो घूम रहे थे तो एक दिन की घटना है, साहब बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे सम्मानित साथियों। तो उसमें एक दिन की घटना है। तो एक बार जब वो दोपहर के समय सम्मानित साथियों, ज़्यादा मत हिलो, डिस्टर्बेंस आएगी, ज़्यादा मत हिलो आप लोग, एक जगह रहो जहाँ भी रहना। तो जब वो एक जगह जाकर सम्मानित साथियों, वो एक जगह जाकर दोपहर को ठहरे, एक साथी ने, बड़ा गरीब साथी था, उसने नींबू पानी बनाने का सम्मानित साथियों उनके लिए सोचा कि दोपहर का समय है, साहब गर्मी से आए हैं, तो उन्होंने साथियों नींबू पानी की शिकंजी टाइप की साहब के लिए बनाने के लिए काम किया। साहब कांशीराम बड़े दुखी थे उस दिन, बड़े परेशान थे कि पूरा का पूरा समाज मेरा बिल्कुल परेशान कर दिया, कुछ बचा ही नहीं मेरे समाज के पास में, कांग्रेस ने पूरा समाज खराब कर दिया, हमारा कुछ बचा ही नहीं, अंदर से अंदरघात कर रहा है सम्मानित साथियों। तो उन्होंने फिर जो है, जब वो नींबू पानी बना रहा था वो बंदा साहब का, तो उसने नींबू को इस प्रकार से जो काट करके उसके बाद गिलास में ऐसे निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद उस नींबू को फेंक दिया। जब फेंक दिया तो साथियों साहब कांशीराम जी की नज़र उस फेंके हुए नींबू पर गई, और साहब कांशीराम जी गए और उस नींबू को उठा करके लाए सम्मानित साथियों। जब वो उस नींबू को उठा करके लाए, फिर उसके बाद वो कुर्सी पे बैठे जहाँ पर जो जगह थी बैठने की, उसके बाद उन्होंने उस नींबू को इस प्रकार से सम्मानित साथियों निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद सम्मानित साथियों उसमें से 2-3 टपके निकले। साथियों जब वो 2-3 टपके उधर से साथियों जब वो निकले, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी समझ गए कि कांग्रेस ने मेरे समाज को नींबू की तरह निचोड़ तो दिया है, लेकिन अगर मैं इसमें मेहनत करूंगा तो थोड़ा बहुत रस अभी भी बाकी जरूर होगा। तो साथियों 2-3 टपकों का उदाहरण लेकर के, साथियों उनका आश्वासन लेकर के साहब कांशीराम ने सोचा कि मैं इस 2-3 टपके जो नींबू के इसमें जो निकले हैं, कांग्रेस के द्वारा निचोड़े गए, मेरे समाज में अभी भी थोड़ा बहुत दम बाकी है, और अगर मैं चाहूँ तो इसी के दम पे काम कर सकता हूँ, और उस 2-3 टपके से मैं अपने दूध को जमा सकता हूँ, जिससे हमारी दही बन सकती है, उसके बाद फिर हम लोग अपने काम को आगे चला सकते हैं। तो सम्मानित साथियों देखिए कितने बड़ी विल पावर थी मान्यवर साहब कांशीराम जी की। वो हर एक उसके अंदर संभावनाएं ढूंढा करते थे, हर एक परिस्थिति में संभावना ढूंढा करते थे, समाज को बड़े बड़े मार्मिक तरीके से समझाते थे, बड़ी आसानी से वो समझाते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस तरीके बड़े आसान तरीके से वो समझाते थे साथियों। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब ये दौर चल रहा था सम्मानित साथियों, गैर संगठनात्मक संगठन का बाम से बनी नहीं थी, घोषित हुई थी, इस दौर में साथियों किस प्रकार से समाज को उन्होंने तैयार किया, और किस प्रकार से नींबू का उदाहरण लेकर के समाज के बीच में साथियों रखा कि समाज को बेशक निचोड़ लिया है इस कांग्रेस ने, जैसे कभी गांधी जी ने डबल वोट के अधिकार को लेकर के समाज को निचोड़ लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्सा बाबा साहब ने कहा था कि मैं फल का टोकरा मैं लेकर के आया था अंग्रेजों से, लेकिन यहाँ पर तुम गांधी जी आपने जो है फल का रस चूस लिया है, उसकी जो गुठली है आम की वो मेरे मुंह पे फेंक करके मार दी है। तो उस गुठली से साथियों बाबा साहब ने काम चलाया। उसी प्रकार से मान्यवर साहब कांशीराम जी जो उन्हीं की उनका प्रतिरूप था, लोगों ने कहा भी था, समाज के लोगों ने कहा था साहब के लिए कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। तो इस प्रकार से साथियों नींबू के 2 टपके के सहारा लेकर के उन्होंने अपना काम सम्मानित साथियों शुरू करा। तो हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से संघर्ष रहा उसका इस मूवमेंट को चलाने में साहब कांशीराम जी का। तो साथियों इसी प्रकार से बहन जी ने भी बहुत से काम किए, वो आपको आगे दिखाई देंगे। साथियों 50 पैसे साइकिल में पिंचर को नहीं थे, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसको समझने वाली बात है। जिस आदमी के पास 50 पैसे पिंचर के लिए नहीं थे सम्मानित साथियों, वो आदमी चूरू, राजस्थान के अंदर जो चूरू है, राजस्थान में जाके हेलीकॉप्टर को 4 दिन खड़ा रखता है। जिस आदमी के पास अपने सफर के दौर में, शुरुआत के दौर में, जिस आदमी के पास 50 पैसे साइकिल के पिंचर के लिए नहीं थे,
उस आदमी ने चूरू में राजस्थान में जाकर के हेलीकॉप्टर को 4 दिन जाके खड़ा रखा और सम्मानित साथियों वहां के लोगों को समझा रहे थे, और उसके बाद सम्मानित साथियों वहां पर पुलिस आती है, हेलीकॉप्टर के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे पुलिस लगी हुई थी सम्मानित साथियों। तो वो पुलिस जो है वो पुलिस ने आकर के देखा भाई ये आदमी कहाँ है, ये जो काशीराम नाम का जो आदमी आया हुआ है ये बंदा कहाँ है। तो सम्मानित साथियों वो जो है उनके पास पहुंचता है और जाके बोलता है कि साहब आपका हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा हुआ है, आपका हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा हुआ है 4 दिन से। तो साहब ने कहा कि मैं तो भूल गया था कि मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं। 4 दिन खड़ा रखा एक हेलीकॉप्टर को सम्मानित साथियों, और ये कहा कि इस दुनिया की सबसे सस्ती सवारी हेलीकॉप्टर होता है। किसने कहा? जिस आदमी के पास 50 पैसे नहीं थे भैया वो हेलीकॉप्टर होती है, तो साथियों फिर सबसे महंगी कौन सी होती है? इसलिए सम्मानित साथियों हमारे साथियों से जब मैंने सवाल पूछा तो उनकी बात जायज थी। उन्होंने कहा कि उस शख्स के पास 50 पैसे साइकिल के पंचर लगाने के लिए जब नहीं थे तो वो बहुत भारी पड़ा था उनको, और जब उनका संघर्ष आगे बढ़ा तो हेलीकॉप्टर का किराया उनको बिल्कुल भी जो है अखरा नहीं। 4 दिन तक खड़ा रहा, मालिक को पता ही नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों किस दौर से निकल करके वो वहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात जो है सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेट के जो लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जब वो पुलिस वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी को ढूंढते ढूंढते उस झोपड़ी में पहुंचे तो मान्यवर साहब कांसीराम जी 4 आदमी को लेकर के बैठे थे और उनको बता रहे थे कि आओ मैं आपको बताता हूं कि सरकार कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूं वोट का अधिकार कैसे प्रयोग किया जाता है। सम्मानित साथियों मैं आपको बताता हूं चीजों को, निकल जाओ, मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से सरकार बनती है, किस प्रकार से वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को समझाने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। गांव के देहाती तरीके से बताया कि देखो अगर आप लोग मुर्गी पालते हैं, गांव में लोग मुर्गी पालते हैं, या फिर जो लोग मुर्गी पालते हैं आप उनके घर पे कभी जाना, सुबह सुबह जब भी कभी जिस दड़बे में जिस जगह मुर्गी को रखा जाता है मुर्गी के मालिक के द्वारा, उसको रात को जो बंद कर देता है, जब सुबह उसका वो दरवाजा खोलता है, जो घर होता है मुर्गी का, मुर्गियों का जो घर होता है इसको दड़बा बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जब उसको खोल देते हैं तो मुर्गी एकदम से भागती है उसमें से, उस दड़बे में से एकदम अपनी आवाज निकालती हुई मुर्गी एकदम भागती है, और भागते भागते घर में नहीं, घर से सीधा बाहर भागती है। जब घर के बाहर जाती है तो पड़ोसी के घर में घुस जाती है और जगह चली जाती है सम्मानित साथियों, और वहां पे जाके पूरे दिन चुग्गा पानी खाती है। वहां पे जाके पूरे दिन वो मुर्गी चुग्गा पानी अपना खाती है, और लेकिन जब अंडा देने का समय आता है तो अपने मालिक के पास आती है। देखिए एक मुर्गी जो खाती पीती दूसरों का है, एक मुर्गी जिसका भेजा, जिसका दिमाग केवल 25 ग्राम का है, वो जानती है कि हम लोगों को खाना पीना बाहर का है और अंडा अपने मालिक को आकर के देना है। लेकिन आप लोगों का भेजा तो 250 ग्राम का है मेरे समाज के लोगों, लेकिन आप लोग खाते पीते अपना है, अपना खाते पीते आप अपना हो, और वोट रूपी अंडा किसी दूसरे को दे देते हो। तो आपसे भली तो वो मुर्गी है जो खाती पीती दूसरों का है और अंडा अपने मालिक को देती है, लेकिन आप लोग पूरे 5 साल अपना खाते पीते हो, लेकिन जब अंडा रूपी वोट देने का समय आता है तो आप दूसरों को, दूसरी पार्टियों को जाकर के दे देते हो। अपने दुश्मन को आप लोग वोट दे देते हो कि आओ हमारी ठुकाई पिटाई करो। आप लोग देखते होंगे ये बीजेपी क्यों नहीं डर रही है सम्मानित साथियों इस देश के लोगों से? क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनकी कितना ही नुकसान कर लो, कितनी ठुकाई पिटाई कर लो, आप जानते होंगे सम्मानित साथियों ऐसी कोई बिरादरी नहीं है इस देश में जिसकी बेइज्जती ना हो रही हो इस समय। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहा था कि कुछ गांव के दबंग लोगों ने
ब्राह्मण समाज की लड़की को घर से उठा करके उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसके साथ में वो लड़की, उसकी मम्मी और वो बेटी जब वो थाने में गई तो वहां पर उसकी रिपोर्ट तक भी नहीं लिखी गई। ब्राह्मण समाज के साथ में ऐसी स्थिति है सम्मानित साथियों। ऐसी कौन सी बिरादरी है, चाहे वो प्रजापति हो, भी मैनपुरी की वहां की बात है, पूरे घर को जला दिया सम्मानित साथियों। लोधी समाज के प्रधानों को मार दिया गया, यादव समाज के लोगों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया सम्मानित साथियों। आपके हरियाणा में जाटों को मारा, आपके उत्तर राजस्थान में गुजरों को मारा। ऐसी कौन सी बिरादरी है सम्मानित साथियों जिसके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा हो उस समय। लेकिन सम्मानित साथियों, दुख की बात यह है, बीजेपी इस बात को जानती है कि इनका कितना ही नुकसान हम लोग कर लें, लेकिन ये हमको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। अर्थात बहुजन समाज पार्टी को ये लोग वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जातिवादी मानसिकता के ऊपर इस देश के अंदर सोशल स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है उसका लाभ बीजेपी को पूरा मिल रहा है। पूरा, चाहे तेल का रेट हो, चाहे कोई महंगाई हो, चाहे कुछ भी हो सम्मानित साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस समय समझाई थी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों से निवेदन है, गरीब समाज के लोगों से निवेदन है, सभी बिरादरी के लोगों से, कि जातिवादी मानसिकता से उठ करके आप लोग सही डिसीजन ले सम्मानित साथियों। तो इस प्रकार से साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी इस बात को समझा रहे थे और उन्होंने एक बात बताई थी, आप लोग बहुत एजिटेशन करते हो, बड़े आंदोलन करते हो, रोडों पे उतरते हो, बड़े काम करते हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार ने ये कर दिया, इसका विरोध करते हैं सम्मानित साथियों। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि एजिटेशन का मतलब ये नहीं होता है जो आप लोग करते हो। एजिटेशन का असली मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि सत्ताधारी की कुर्सी को हिला देना। सत्ताधारी कुर्सी को हिला देना एजिटेशन होता है सही मायने में। अगर सत्ताधारी लोगों को ये आवाज नहीं होगा कि ये समाज हमें अगली बार वोट नहीं देगा, अगर हमने इसका विरोध किया, इसका नुकसान किया, इनकी महंगाई बढ़ाई, इसके ऊपर अत्याचार किया, तो अगली बार ये समाज हमको वोट नहीं देगा, तो सम्मानित साथियों उस एजिटेशन का करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये आभास हो गया कि अगली बार ये समाज हमको वोट नहीं देगा, तो आपके ऊपर ना तो अत्याचार होगा और ना आपकी कोई महंगाई बढ़ाई जाएगी सम्मानित साथियों। इनको जानकारी है कि रोएंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, महंगाई भी झेलेंगे, बेरोजगारी भी झेलेंगे, अत्याचार भी झेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट के समय मंदिर का बहाना लेकर के, पाकिस्तान का बहाना लेकर के ये वोट हम ही को देंगे। तो साथियों ऐसे एजिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। एजिटेशन का मतलब है कि अगले चुनाव में ये आभास हो जाना चाहिए सत्ताधारी पार्टी को कि हमको अगले चुनाव में वोट देने वाले नहीं हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एजिटेशन। ये आपको सम्मानित साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने समझाने का काम किया। साथियों इसी प्रकार से साथियों मूवमेंट आगे बढ़ा, ये आपको समझाया। साथियों हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, फिर मान्य बहन जी का आगमन होता है। थोड़ा सा हम जन्म से लेकर के थोड़ी सी बात बताते हुए आगे चलते हैं सम्मानित साथियों। मान्य बहन कुमारी मायावती जी का 15 मार्च 1956 को सम्मानित साथियों, संयोग की बात, जिस उम्र में बाबा साहब हमारे बीच से गए थे। ये प्रकृति का, कुदरत का साथियों, ये कोई सीक्वेंस होता है जिसको समझना जरूरी होता है और कुछ लोग इसको ठीक से समझ पाते हैं। उसी उम्र, उसी सन में मान्य बहन जी ने जन्म लिया जिस सन में बाबा साहब कांशीराम जी हमारे बीच से गए। 1932 के पैक्ट के बाद जब बाबा साहब हताश हुए तो 2 साल के बाद साहब कांशीराम जी ने जन्म लिया और पहली किलकारी के साथ कहा कि बाबा साहब आप घबराओ नहीं, मैं आपका अनुयायी जो है उसका आगे जाकर के इसका बदला लेने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। ऐसी किलकारी के साथ में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जन्म लिया। और जब साथियों उसी सन में जो है बहन जी ने भी जन्म लिया। साथियों उनकी शिक्षा MA B.Ed LLB, ये आदरणीय बहन जी की शिक्षा है। साथियों हमको समझना चाहिए कि हमारा जो नेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप जिस प्रकार का नेता आप चुनोगे उसी प्रकार के वो समाज को साथियों तैयार करने का काम करेगा। आप जानते हैं जिसकी डिग्री अभी तक देश को मिल नहीं पाई है, जो भी उन्होंने पहले जो गिनाई है, पहले कभी जो आप अच्छी तरह से सम्मानित साथियों जानते हैं। लेकिन ये मान्य बहन जी की डिग्रियां हैं सम्मानित साथियों, पढ़ी लिखी नेता हैं हमारी बहन जी, और सिविल सर्विस की तैयारी उन्होंने उस समय कर रहे थे। जब बहन जी जब मान्यवर साहब कांशीराम जी जब बहन जी के पास गए थे तो उस समय बहन जी जो है टीचर थी सरकारी स्कूल में दिल्ली में,
और सिविल सर्विस की वो तैयारी साथियों वो कर रही थी। उस समय मान्यवर साहब कांसीराम जी गए थे, तो साहब कांसीराम जी ने उनसे पूछा कि बेटा आप बनना क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं जो है डीएम बनना चाहती हूँ। तो साहब ने पूछा कि आप डीएम क्यों बनना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएम इसलिए बनना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपने समाज की सेवा कर सकूँ। तो साहब कांसीराम जी तुरंत समझ गए थे कि इसका मतलब ये लड़की डीएम इसलिए बनना नहीं चाहती कि इसे नाम कमाना है या कोई और बात है, लेकिन ये जो है समाज के प्रति इसका डेडिकेशन को देख करके ये बाबा साहब कांसीराम जी ने अनुमान लगाया कि ये समाज के लिए, ये समाज की सेवा के लिए ये लड़की जो है ये डीएम बनना चाहती है। तो तब उन्होंने कहा कि बेटा ये डीएम तो सीएम के गुलाम होते हैं, आप मेरी बात मान लो, हम तुम्हें डीएम नहीं सीएम बनाने का काम करेंगे, और जब आप सीएम बन जाएंगी तो सैकड़ों डीएम आपके आगे पीछे फाइल लेकर के घूमेंगे। तो साथियों उसी दिन आदरणीय बहन जी ने कमिटमेंट किया माननीय साहब कांसीराम जी को कि ठीक है साहब कांसीराम जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी पैरों में पायल नहीं पहनूंगी, कभी हाथों में चूड़ी नहीं पहनूंगी, कभी गले में मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, और कभी मांग को सिंदूर से भरने का काम नहीं करूंगी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह करके आपके ही मार्ग में, आपके ही दिशा निर्देश में इस समाज के उत्थान के लिए काम करती रहूंगी, ना तो कभी झुकूंगी और ना कभी बिकूंगी। सम्मानित साथियों, ऐसा कमिटमेंट बहन जी ने भी मान्यवर साहब कांसीराम के पीछे पीछे समाज को देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी जब उससे पहले की बात है, जब साहब कांसीराम जी से नहीं मिल पाई थी, उससे पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में वो जाती हैं, वहां पर हरिजन शब्द का यूज किया जाता है एससी समाज के लिए। उसका बहन जी विरोध करती हैं, इसकी चर्चा पूरे देश में फैलती है। इसी बात की पता जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी को चलता है कि एक लड़की है, नौजवान है, उसी की तलाश में थे साथियों। और वो लड़की जो है साहब एक नौजवान लड़के की तलाश में थे, लेकिन वो लड़की मतलब आदरणीय बहन जी वहाँ पर मिली। और सम्मानित साथियों, इस शब्द से जो है इसके विरोध करने से बहन जी का बड़ा ग्राफ एकदम बड़ा समाज के बीच में। फिर साहब कांसीराम जी ने उनसे मिलकर के बातचीत करी, जो मैंने आपको पहले बताई। उसके बाद सम्मानित साथियों 6 दिसंबर 1978 को, इससे पहले बहन जी मिल चुकी थी, 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ की जो है विधिवत तरीके से साहब कांसीराम जी ने घोषणा करी। सम्मानित साथियों, उसके बाद में साथियों बिल्कुल साहब कांसीराम जी जो है बाबा साहब की तरह से चले। पहले नॉन पॉलिटिकल बनाया साथियों, फिर आप आगे इस बात को समझ सकते हैं जी। उसके बाद साथियों उन्होंने जब उन्होंने वो बामसेफ बनाई, तो उसके बाद उन्होंने ये बामसेफ आप जानते हैं कि ये एम्प्लॉय लोगों का ये एक संगठन होता है कि भाई आपको बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, आपके पास जो नौकरी है, सरकारी जो नौकरी है, ये बाबा साहब की वजह से है। ये आपका इसमें कोई खास आपका प्रयास है, लेकिन इसमें बाबा साहब की कुर्बानी है। तो इसमें पे बैक टू सोसाइटी करके एक शब्द देकर के साथियों बामसेफ की घोषणा करी, और उसमें सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने का काम किया, एक थिंक टैंक के रूप में उसका प्रयोग करने का काम किया। और उसके बाद में साथियों और फिर वहाँ से उनको आर्थिक मदद उनको मिलती थी, उससे वो मूवमेंट वो चलाते थे, और थिंक टैंक का वो लोग काम करते थे, एम्प्लॉय जो थे सरकारी लोग। तो साथियों साइकिल के माध्यम से उन्होंने अपना काम शुरू किया। साथियों उन्होंने कहा कि 2 पैर और 2 पहिए, 2 पैर मतलब साइकिल और 2 पहिए साइकिल के पहिए, उनको 4 चक्के वालों का मुकाबला करना होगा, उसके बराबर काम करना होगा। 2 मतलब साइकिल से आपको कार वालों का मुकाबला करना है। आपको इस बात को देखना पड़ेगा। संसाधन विहीन समाज को संसाधन वाले समाज से संघर्ष करना है। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी चीज का प्रयोग किया कि हम 2 पैर और 2 पहियों का प्रयोग करके 4 पहिए, 4 बन जाते हैं ना, इससे 2 पैर हो गए, 2 पहिए हो गए तो 4 बन गए। तो इनसे आपको संघर्ष करना है, 4 चक्के वाले लोगों से, 4 पहिए की गाड़ी वाले लोगों से आपको संघर्ष करना है। अपने पैरों पर संसद तक पहुंचना है, दूसरों का सहारे से नहीं पहुंचना है। सहारे से जो पहुंचते हैं कांग्रेस बीजेपी में जो लोग पहुंचते हैं, या किसी भी अन्य पार्टी में जो लोग रिजर्व सीट से जो लोग पहुंचते हैं, सम्मानित साथियों, वो सब के बेचारे वो दूसरे के सहारा लेकर के पहुंचते हैं, और जिसका सहारा होता है उसका इशारा भी साथ में होता है। तो साथियों उसके बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं सम्मानित साथियों। तो ये जो है आपका संसद पे पहुंचना, लेकिन अपने पैरों पर पहुंचना है, अपने दम पर पहुंचना है। छोटे संसाधनों का बड़े पैमाने पर आपको प्रयोग करना है। ये बात मान्यवर साहब साहब ने सिखाई। इसका एक उदाहरण देकर सम्मानित साथियों हम बात को आगे बढ़ाते हैं। साथियों एक बार सम्मानित साथियों, ये मैं आपको बहन जी का उदाहरण मैं आपको दूंगा, उसके बाद अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और समाप्ति की तरफ हम लोग लेकर के जाएंगे।
एक बार ये साइकिल यात्रा दिल्ली से साथियों आगरे की तरफ जा रही थी। बीच में मथुरा पड़ता है, पुराने वाले रास्ते की बात है। बीच में साथियों मथुरा पड़ता है। वहां पर आदरणीय बहन जी को ये मालूम थी कि मथुरा में हमारी साइकिल यात्रा को सम्मानित साथियों ठहरना है। आदरणीय बहन जी उस ठहरने की व्यवस्था के लिए साहब कांसीराम जी ने बहन जी को पहले भेज दिया कि आप जाओ, आप जो है जाकर के मथुरा में जाके आप ठहरने की व्यवस्था जाके बनाओ। सम्मानित साथियों, वहाँ के लोगों से जाकर के बहन जी मिली और जहाँ पे ठहरना था वो ठहरने की व्यवस्था तो हो गई, धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन रोटी की प्रॉब्लम सम्मानित साथियों, जो उनको खिलाना था उन जो साइकिल यात्रा लेकर के आ रहे थे उनको जो खाना खिलाना था उसकी व्यवस्था सम्मानित साथियों नहीं हो पाई थी। तो साथियों बहन जी के पास 50 रुपये थे और वहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेता थे और जो बड़े नेता थे जिनका बड़ा नाम शुमार है, मैं उनका नाम लेना सम्मानित साथियों नहीं चाहूँगा। तो सम्मानित साथियों जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं बहन जी तो बहन जी के जेब में 50 रुपये होते हैं। 50 रुपये निकाल के वो कार्यकर्ता को देती हैं कि जाओ आप इससे खाने का इंतजाम करो। उन्होंने कहा बहन जी 50 रुपये में खाने का इंतजाम कैसे हो पाएगा, सैकड़ों लोग हैं, 50 रुपये में खाने का इंतजाम कैसे हो पाएगा। बोले आपने समझा नहीं, साहब कांसीराम समझाया करते हैं कि छोटे संसाधनों का बड़े पैमाने पे आपको प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि जाओ 50 रुपये की पिन्नी लेके आओ, पॉलिथीन लेकर के आओ और जाके पूरे गांव में जाके पॉलिथीन बांट दो। हर बिरादरी में, जो किसी भी बिरादरी का घर हो, पूरे गांव में जाके पॉलिथीन बांट दो और जाकर के उनको बताना, जब आप पॉलिथीन दोगे तो उनको बताना, अगर आपने ये बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी की, बाम सेब की, DS4 की, इस प्रकार के बाबा साहब के लोगों की, महापुरुषों के मानने वाले लोगों की यात्रा आ रही है, तो सम्मानित साथियों वो आपको हो सकता है रोटी ना दें और लोग। तो सम्मानित साथियों उन्होंने कहा कि जाओ आप जाकर के ये कह देना कि दिल्ली से यात्रा चली हुई है, जो राजस्थान में जो करौली की जो माता है उसके दर्शन करने के लिए वो निकली हुई है, उसके लिए हमें खाना चाहिए और आपके क्षेत्र में वो हमारी यात्रा जो है रुकेगी। तो सम्मानित साथियों वो पूरी की पूरी पिन्नियाँ, पूरी की पूरी पॉलिथीन पूरे गांव में हर बिरादरी में बांट दी गई। सम्मानित साथियों ब्राह्मण भाइयों में भी बांट दी गई, उस क्षेत्र में ब्राह्मण भाई भी थे उस गांव में, वहां पर भी सम्मानित साथियों बांट दी गई। और जब पूरी की पूरी पिन्नियाँ पूरी बांट दी कि हम शाम को आएंगे, आप अपना खाना बनाते हो, 1-2 आदमी का फालतू खाना बना लेना, किसी एक आदमी पे जोर भी नहीं पड़ेगा। और साथियों उसमें से आप 2 आदमी की, 1 आदमी की रोटी इस पिन्नी में रख देना, थोड़ा सा आप सब्जी रख देना और उसके बाद साथियों हम शाम को आपसे इस खाने को लेकर के चले जाएंगे। सम्मानित साथियों पड़ाव पहुंच गया साइकिल का और उसके बाद साथियों वो पूरी की पूरी टीम लग गई और वो गांव में अपना खाना इकट्ठा करने के लिए सम्मानित साथियों जो पहुंचती है तो 2-3 घरों के दरवाजे बजाए कि हम रोटी लेने के लिए आए हैं। इतनी देर में साथियों 2-3 घरों के बाद बच्चे इकट्ठे हो गए। तो सम्मानित साथियों हमारे लोगों ने टोकरा सर पर रख लिया, आगे आगे बच्चे दौड़ लगाए थे कि रोटी वाले आ गए, रोटी वाले आ गए, रोटी वाले आ गए। इस प्रकार से सम्मानित साथियों हमारे टोकरे के टोकरे पूरे पूरे रोटी से भर गए और हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों से उसमें रोटी आई और सम्मानित साथियों पूरे गांव से रोटियां इकट्ठा होकर के इतना खाना आ गया, इतना खाना आ गया कि वो पूरा उन्होंने खा भी लिया और उसी खाने से सुबह नाश्ता करके सम्मानित साथियों वहां से निकले। देखिए साथियों किस प्रकार से आदरणीय बहन जी ने 50 रुपए में खाने का इस्तेमाल किया। मान्यवर साहब कांसीराम जी की बात को समझा कि दिमाग का प्रयोग करो, छोटे संसाधन का बड़े पैमाने पे आपको प्रयोग करना है। उन्होंने 50 रुपए के अंदर 5000 रुपए के खाने का इंतजाम किया और गांव में किसी के ऊपर जोर भी नहीं पड़ा। सम्मानित साथियों हर बिरादरी के लोगों से खाना आया। ये साथियों आप लोग को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों आदरणीय बहन जी को भी आप लोग को समझना पड़ेगा किस प्रकार से संघर्ष किया, साइकिल पे वो उन्होंने यात्रा करी, किस प्रकार से अपनी सरकारी नौकरी को ठोकर मार करके मान्यवर साहब कांसीराम जी के एक स्लोगन पे, एक बात पे कह करके चल दी कि ठीक है साहब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन इस मूवमेंट में काम करने के लिए मैं पूरी जिंदगी मैं जो है प्रतिबद्धित हूँ और मैं भी आपकी तर्ज पे सम्मानित साथियों काम करूंगी। ये बात माननीय बहन जी ने बताने का काम किया। बहन जी जब साहब से मिलती हैं तो साहब 1 और 1 11 हो जाते हैं। आप लोग समझते होंगे, मैंने आपको पहले बताया। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है जिसको मैं कहता हूं कि टू विच, ये साथियों सभी पर ये लागू होती है, जिसको मैं साथियों बोलता रहता हूं, टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट,
and to which you can do I cannot, but when we are together we can do everything. जिसको मैं कर सकता हूं उसको आप नहीं कर सकते, जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ हो जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसको साहब कांसीराम जी कर सकते थे उसको बहन जी नहीं कर सकती थी, लेकिन जिसको बहन जी कर सकती थी उसको साहब नहीं कर सकते थे, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तो वो 1 और 1 2 नहीं 1 और 1 11 बने। सम्मानित साथियों, उन्होंने पूरे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। और साथियों, आप जानते हैं कि किस प्रकार से उपलब्धियां हमारे महापुरुषों ने उन्होंने प्राप्त करी। सम्मानित साथियों, और साथियों आप लोग जानते हैं कि ये उपलब्धियां साथियों हैं उनकी। साहब जो है वो सांसद बने, 3 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, काफी राज्यों में विधायक जिताए, सांसद जिताए। सम्मानित साथियों, उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ी तो वामसेफ के 11 लोगों को राजीव गांधी जी ने तोड़ने का काम किया, तो कांग्रेस ने आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मान्य बहन जी ने साहब कांसीराम के मनोबल को बढ़ा करके कहा कि साहब आप घबराओ मत, ये चाहे कितना ही तोड़ लें, इनका काम तोड़ने का है मूवमेंट का, ये सदियों से तोड़ते हुए आए हैं, लेकिन हम इस मूवमेंट को जोड़ करके मंजिल पे पहुंचाने के लिए काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इस प्रकार से साथियों बात आगे बढ़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब कांसीराम जी से कहते हैं। उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है और आगे बढ़ जाती है, राजीव गांधी जी की मंशा पूरी नहीं हो पाती है, वो 11 लोगों को तोड़ने के बावजूद भी ये मूवमेंट आगे चलता रहता है, तो सम्मानित साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस समय वो साहब कांसीराम जी से कहते हैं कि आओ साहब कांसीराम जी, आओ कांसीराम, मैं आपको इस देश का राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस देश के राष्ट्रपति बने। तो सम्मानित साथियों फकीर कहता है कि नहीं, साहब कांसीराम जी कहते हैं कि जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनाना चाहता है अटल बिहारी वाजपेयी। साहब कांसीराम कहते हैं जब राष्ट्रपति का ऑफर देते हैं, साथियों आप जानते होंगे आज राष्ट्रपति के ऑफर के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, एक MP MLA की सीट के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा नहीं, जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनाना चाहता है अटल बिहारी। मैं जंगल का शेर हूं, मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूं, मुझे पिंजड़े में बंद करने का प्रयास कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात साहब कांसीराम जी ने कही। साहब कांसीराम जी ने कहा कि कांसीराम को 4 दीवारी में बंद करना चाहता है अटल बिहारी। 4 दीवारी में बंद नहीं कर सकते तुम कांसीराम को। और उन्होंने बताया कि मेरी लड़ाई राष्ट्रपति बनने की नहीं, मेरी लड़ाई प्रधानमंत्री बनने की है। सम्मानित साथियों, बड़ा गोल रहना चाहिए जो लोग इस देश में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका गोल बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, क्योंकि मेरी लड़ाई राष्ट्रपति बनने की मैंने नहीं छड़ी थी अपने समाज का सहारा लेकर के, मैंने प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने अपनी लड़ाई छड़ी हुई है। और जब तक इस देश में बहुजन विचारधारा का, सर्वजन समाज की भला चाहने वाले लोगों का अगर जब तक इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक ये कांसीराम चैन से बैठने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, इस प्रकार से सम्मानित साथियों साहब का संघर्ष चलता है। आगे चलो साथियों, इसी प्रकार से साहब का संघर्ष चलता है। ये बहन जी की उपलब्धियां हैं। बहन जी विधायक बनती हैं, सांसद बनती हैं, लोकसभा की भी बनती हैं, राज्यसभा की भी बनती हैं। ये बात साथियों समझने वाली बात है। लोकसभा की भी बहन जी सांसद बनी हैं, साहब कांसीराम जी भी लोकसभा के सांसद बने हैं, बहन जी भी लोकसभा के सांसद बनी हैं, राज्यसभा की भी बहन जी बनी हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, 1 बार 1 वोट से भाजपा को गिराने का काम माननीय बहन जी ने क्या किया है, जो कि एक उपलब्धि में ही सम्मानित साथियों आता है। 1 वोट की क्या कीमत होती है, यह आदरणीय बहन जी ने साथियों इस देश के लोगों को समझाने का प्रयास किया। 1 वोट से बीजेपी की सरकार को गिराया था। जब उसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जब समर्थन वापस लिया था बहुजन समाज पार्टी से, सरकार गिराने का काम किया था, तो उसका बदला सेंटर में जाके आदरणीय बहन जी ने सेंटर में जाकर के एक MLA की, एक सांसद की जो सीट थी उसका समर्थन ना दे करके उसके बाद उसकी बीजेपी की सरकार को गिराने का काम किया था। सम्मानित साथियों, उसके बाद 9 अक्टूबर को साहब का परिनिर्वाण हो जाता है। 9 अक्टूबर 2006 को साहब का परिनिर्वाण हो जाता है। निगम बौद्ध घाट में सम्मानित साथियों उनका अंतिम संस्कार होता है। परिनिर्वाण के बाद में सम्मानित साथियों पूरा देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। साथियों अखबारों में भी लिखा था कि अगर इस शख्सियत की डेड बॉडी को, इसकी बॉडी को अगर 24 घंटे और रोक दिया जाता तो दिल्ली के बाहर का NCR का एरिया है वो भी जाम हो जाता।
सम्मानित साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अंतिम संस्कार में जिसमें बड़े बड़े नेता लोग थे, बहन जी ने उसमें एक नियम जो इनकी रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसको तोड़ने का काम किया कि एक लड़की किसी के अंतिम संस्कार में उसमें वो अग्नि नहीं दे सकती, लेकिन आदरणीय बहन जी ने उस रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ करके सम्मानित साथियों असली वारिस होने का प्रूफ दिया और साहब की जो डेड बॉडी जो थी, जो आखिरी जो उन्होंने सांस ली थी, उस बॉडी को बहन जी ने अग्नि दे करके साथियों इतिहास में एक नया मोड़ देने का काम किया इस देश की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सम्मानित साथियों। और आप जानते हैं कि नोएडा में भी बहन जी मुख्यमंत्री रहते हुए आई थी, जबकि ये कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए कोई नोएडा में आ नहीं सकता, अगर आता है तो अगले दिन उसकी कुर्सी गिर जाती है। उस नियम को भी आदरणीय बहन जी ने तोड़ने का काम किया सम्मानित साथियों। जब साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि जब साहब की अगले दिन जो उनकी जो राख जो थी, जो उनके फूल थे, जो उनके बोन्स जो होते हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनको फूल हम लोग बोलते हैं, उनका मैं केयर टेकर था सम्मानित साथियों। मैं निगम बौद्ध घाट पे ऊपर जो था, मैं उस पर मैं केयर टेकर था। और मैं सम्मानित साथियों दिल्ली की टीम के माध्यम से इंस्ट्रक्ट होकर के मैं वहाँ पर केयर टेकर था, क्योंकि लोग इस संभावना थी कि लोग राख लेकर के भाग जाएंगे, लोग फूल हड्डियाँ लेकर के चले जाएंगे। तो सम्मानित साथियों जब मैं वहाँ पे ऊपर जाकर के बैठा तो लोग मुझसे राख और हड्डियाँ मुझसे वो फूल मांग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करोगे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग इसको जो है घर पे जाकर शीशे में सजा के रखेंगे, जिससे कि हम अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को या अपने साथियों को बता सकें कि ये साहब कांसीराम जी के फूल और अस्थियाँ हैं। तो सम्मानित साथियों एक आदमी कितना बड़ा काम कर देता है सम्मानित साथियों, तो साथियों की उसकी राख तक की भी इतनी बड़ी कीमत होती है। तो साथियों मैं उसका केयर टेकर था। उसके बाद हम लोग एक मन यानी कि 40 किलो हम लोग दूध लेके आए थे और दूध से उस राख को ठंडा किया था, उसको 2 हिस्से में उसको बांटा था, 2 हिस्से में उसको पैक किया था। एक दिल्ली के लिए जहाँ से हमने सेंटर में सबसे पहले अपना काम शुरू किया था, वहाँ के ऑफिस के लिए जो जिसका आज भी आदरणीय बहन जी ने वहाँ पर स्थान बनाया हुआ है, दूसरा लखनऊ के लिए। तो 2 हिस्सों में उसको बांट करके साहब कांसीराम जी ने कहा था कि गंगा वंगा में जो है मेरे राख को अस्थि को मत बहाना, आप 2 हिस्से में बांट करके इस काम को करना सम्मानित साथियों। इस प्रकार से साथियों बात आगे बढ़ती है। सारे के सारे अखबार जो है साहब कांसीराम जी की खबर से पटे होते हैं, सारे अखबार भरे हुए होते हैं। साहब कांसीराम जी का परिनिर्वाण हुआ, उस पर लोगों साथियों अखबारों ने जो लिखा, साथियों क्या क्या लिखा ये बात बता करके मैं साथियों अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और समाप्ति की तरफ लेकर के जाता हूँ सम्मानित साथियों। नंबर 1, आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य नहीं रहे इस दुनिया में डैश कांसीराम, ये टाइटल था साथियों। एक अखबार लिखता है कि आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य कहा, साहब कांसीराम जी को उन लोगों ने चाणक्य कहा। इसको मैं साथियों कभी बाद में आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि समय हमको देखना है। चाणक्य कहा, बिना किसी युद्ध के सत्ता पर काबिज करके गरीब समाज को दिखा देना, ये चाणक्य नीति सम्मानित साथियों होती है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी मार काट के। तो आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य नहीं रहे इस दुनिया में डैश कांसीराम। नंबर 2 पे दूसरा अखबार लिखता है, भारतीय राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले नहीं रहे इस दुनिया में कांसीराम, जिसने लोहा मनवाने का सम्मानित साथियों राजनीति में काम किया। सत्ता विहीन समाज को सत्ता तक पहुंचाकर, सुनिए, सत्ता विहीन समाज को सत्ता तक पहुंचाकर अलविदा हुए कांसीराम। सत्ता विहीन समाज को सत्ता तक पहुंचा करके अलविदा हुए कांसीराम, अलविदा हो गए, चले गए। जो काम था वो सम्मानित साथियों आपके बीच में करके चले गए। जिस काम के लिए वो शख्सियत पैदा हुई थी उसको वो करके चले गए। जो मान्यवर साहब कांसीराम का, फूले का, साहू का, कबीर का, नानक का, सबका जो सपना था कि ये गरीब समाज इस देश की कुर्सी पे बैठे, उसको सत्ता की कुर्सी पे बैठा करके अलविदा हो गए कांसीराम। आगे लिखता है एक अखबार कि बेहोश समाज को होश में लाते लाते खुद बेहोश हो गए कांसीराम। बेहोश समाज को होश में लाते लाते खुद बेहोश हो गए कांसीराम और चले गए सम्मानित साथियों इस दुनिया से।
ये साथियों दौर था। मान्यवर साहब कांशीराम जी का किस दौर से गुजरे, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि 55 साल का संघर्ष 55 मिनट में बताना संभव नहीं था। आगे हमें एक दो सवालों को भी देखना है, कोई साथी हमसे पूछता है तो सम्मानित साथियों इस प्रकार से साथियों संघर्ष चलता है। आदरणीय बहन जी उसके बाद पूर्ण बहुमत की साथियों सम्मानित साथियों सरकार बनाती हैं, और आप जानते हैं कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन जी सम्मानित साथियों जब बनाती हैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर कि जिन लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया उनका भी विकास करना ये राजा की ड्यूटी बनती है। सम्मानित साथियों उसको उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित सरकार चला करके इस देश की सबसे नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खिताब प्राप्त आदरणीय बहन जी करती हैं। आयरन लेडी का खिताब भी सम्मानित साथियों आदरणीय बहन जी करती हैं। सम्मानित साथियों तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन जी बनाती हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी के सारे फैसलों को बहन जी अपनाती हैं। अपने भाई की मृत्यु पर भी बहन जी ने संगठन की मीटिंग करी। सम्मानित साथियों जब साहब कांशीराम जी एक बार अपने पंजाब में गए थे तो उनके पापा को पता चला कि मेरा लड़का पंजाब में आ रहा है, तो उनको देखने के लिए साथियों वहां पर वो पहुंचते हैं। तब देखते हैं कि मेरा लड़का हेलीकॉप्टर से आया है, मैं तो इसका विरोध करता था। तो सम्मानित साथियों खुशी के मारे उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। लोग खबर देते हैं कि साहब आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं। तो सम्मानित साथियों साहब ने कहा कोई बात नहीं, उनको घर जाने दो, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे और भाई बाकी हैं, मुझे आगे मीटिंग में जाना है। सम्मानित साथियों वो शख्सियत अपने फादर की डेड बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसी रास्ते पे चलने वाली बहन कुमारी मायावती जी साथियों बहन और भाई के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर कोई बुरा ना माने तो सम्मानित साथियों माँ बाप बेटे का रिश्ता तो होता ही होता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो अच्छा जो रिश्ता होता है, उससे भी ज्यादा मार्मिक रिश्ता जो होता है वो बहन भाई का रिश्ता होता है। सम्मानित साथियों जिसने एक कोख से सम्मानित साथियों जन्म लिया हो उन बहन भाइयों का रिश्ता होता है। अपने भाई की मृत्यु पर भी आदरणीय बहन जी नहीं जाती हैं और उस दिन भी आदरणीय बहन जी संगठन की मीटिंग पर जोर देती हैं। साथियों इस बात को पूरा देश पूरी दुनिया जानते हैं। बिल्कुल साहब कांशीराम जी की तर्ज पर बहन जी ने काम किया, बहुजन को सर्वजन किया। साथियों बहुत जरूरी था, मैंने आपको पहले भी बताया जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी भी विकास करने की ड्यूटी राजा की बनती है। जिन्होंने वोट नहीं दिया तो सर्वजन का मतलब बहुजन है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आप लोग बरगलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कैडर में बताया कि सर्वजन का मतलब सब लोगों का विकास, आप बहुजन का मतलब भी वही होता है। सम्मानित साथियों रूल ऑफ मेजोरिटी होता है। तो यह बात आपको साथियों मैं बाद में कभी आप पूछेंगे तो फिर बताऊंगा। साथियों इस प्रकार से साथियों बहन जी जो है काम क्या क्या बहन जी ने काम किया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मैं बखान करूंगा। सबसे अच्छी ज़्यादा नौकरियां दी, सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया बहन जी ने, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ दी, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स दिए, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरी दी, हर गांव में नौकरियां दी। सम्मानित साथ आप जानते हैं हर बिरादरी को नौकरी दी। जो लोग अपनी ज़मीन बेच करके, जो जाट समाज के लोग या किसान भाई जो अपनी ज़मीन बेच के पुलिस में बच्चे की नौकरी लगवाते थे उनको फ्री में नौकरी दी। ये पहली बार इतिहास में हुआ। सम्मानित साथियों बहुत से उदाहरण आपके बीच में है। बैकलॉग भी साथियों उन्होंने भरे। तो ये सभी समाज के लोगों के लिए साथियों बहन जी ने काम किया। ये साथियों उनका संघर्ष रहा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस चर्चा से ये सिद्ध होता है सम्मानित साथियों कि फूले साहू अम्बेडकर बाबा साहब के आंदोलन को गति देने का काम आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसी तर्ज पे किया जिस तर्ज पे हमारे महापुरुष साथियों चाहते थे। तो जो लोग आज ये सोचते हैं कि बहन जी ने क्या किया, साथियों उनका आप संघर्ष को पढ़ें। बाबा साहब कांशीराम जी को तो आप लोग खैर बोलते ही हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन बहन जी के जो लोग बोलते हैं, जो उसके समाज में जो फूट डालना चाहते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है बहन जी के संघर्ष को पूरा पढ़ें। बहन जी की वॉल्यूम्स हैं उनको आप लोग पढ़ें। बहन जी ने भी साहब कांशीराम जी की तर्ज पे पूरा अपना जीवन लगा दिया, शादी नहीं करी, घर नहीं बसाया सम्मानित साथियों, और उनका ये सब साथियों आप लोग जानते हैं। और साथियों इस प्रकार से साथियों हमारा ये निष्कर्ष आपके बीच में है कि आप लोग बहन जी का, साहब कांशीराम जी का, महापुरुष के इतिहास को सम्मानित साथियों आप लोग पढ़ें। कितने विषम परिस्थिति से लेकर के ये मूवमेंट यहाँ तक पहुँचा है, इसको आपको सम्मानित साथियों इसमें फूट नहीं पड़ने देनी है। ये सम्मानित साथियों आपको समझना होगा। आगे सर। और साथियों कड़ी मेहनत के बाद में साथियों बीएसपी जो बनाई है
ये बात आपको साथियों समझनी पड़ेगी। कोई फ़ोन देखें सर जी, एक छोटा फ़ोन नोकिया वाला होगा, छोटा वाला बेड पे छोटा वाला फ़ोन नोकिया वाला, वो वाला उसको। सम्मानित साथियों, मैं आपको साथियों एक उदाहरण देकर अपनी बात को साथियों समाप्त हम लोग करते हैं। आखिर में साथियों ये बात है हमारी कि साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों को जो है अपना फ़ोन, कोई है कोई फालतू फ़ोन, तो बेटा तुम दो अपना फ़ोन। साथियों आप लोग समझते होंगे इस बात को। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमें बीएसपी को अब छोड़ देना चाहिए। क्या किया है बीएसपी ने, बहन जी ठीक नहीं चल रही हैं, परिवार के लोगों को ला रही हैं, पता नहीं क्या 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 के लोग समाज को बगलाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों आपको समझना पड़ेगा इस बात को। बहन जी जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, आप इस बात को समझना पड़ेगा। आगे मैं आपको सम्मानित साथियों आगे बताऊंगा। लोग कहते हैं कि हमको नई पार्टी बनानी चाहिए, लोगों ने बनाई भी है, कई लोगों ने बना ली है सम्मानित साथियों, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं साथियों आपको समझाना चाहता हूं, आपको सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, रिपेयर करने की सम्मानित साथियों जरूरत है। इस बात से हम लोग सहमत हैं कि आज कैडर कैंप बहुजन समाज पार्टी में नहीं चल रहे हैं जिस प्रकार से पहले चला करते थे, जिसके आधार पर हमने ऊंचाई को छूने का काम किया, वो काम सम्मानित साथियों आज नहीं हो रहा है। लेकिन साथियों अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें महल बना करके दिया है, अगर उसमें तो उसका प्लास्टर टपक जाता है, कोई छोटी मोटी उसमें दरार आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ करके चले जाएं। सम्मानित साथियों मैं आपको उदाहरण के माध्यम से सम्मानित साथियों समझाना चाहता हूं। मैंने बहुत जगह ये बात समझाई है, यहाँ पे मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझें। मान लीजिए ये फ़ोन नोकिया का है, ये नोकिया 1100 का फ़ोन है सम्मानित साथियों, इसकी कीमत 900 रुपये है। ये नोकिया 1100 का फ़ोन है, इसकी कीमत 900, इसको जरा बंद कर दो। ये 900 ये नोकिया 1100 का सम्मानित साथियों फ़ोन है। आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आप मेरी तरफ आप लोग ध्यान दीजिए कि ये नोकिया 1100 का सम्मानित साथियों ये फ़ोन है, और ये एप्पल का फ़ोन है। ये एप्पल का फ़ोन 1 लाख रुपए का है सम्मानित साथियों, ये 900 रुपये का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सम्मानित साथियों, अगर आपका ये फ़ोन 6 महीने बाद अगर आपका ये फ़ोन खराब हो जाता है तो बताओ आप लोग क्या करोगे? क्या आप इसको चेंज करके नया लोगे या इसको ठीक करवाने के लिए जाओगे? सम्मानित साथियों आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि मैं इसको ठीक करवा लूंगा, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि नहीं मैं इसको चेंज करके नया ले लूंगा। सम्मानित साथियों ये बात सही है, जो आज 900 रुपये का जो फ़ोन है वो 6 महीने बाद 300 रुपये का बच जाता है, वो भी जब ये ठीक होगा। अगर ये खराब हो गया तो कोई 100 रुपये में आपसे इसको लेने वाला नहीं है, तो आप 300 रुपये जाकर के इसमें ठीक कराने के लिए काम नहीं करेंगे, आप और 100, 200, 500 रुपये मिला करके नया फ़ोन सम्मानित साथियों आप लोग ले लेंगे, चाहे तो आप इसको चला लो अगर लाइट कम पड़ रही हो तो। इसलिए सम्मानित साथियों, इसलिए मेरा सम्मानित साथियों आप लोगों से निवेदन है, लेकिन ये जो एप्पल का फ़ोन है, ये जो एप्पल का फ़ोन है जो 1 लाख रुपए का सम्मानित साथियों फ़ोन है, अगर ये आपका 6 महीने बाद खराब हो जाता है तो क्या आप इसको बदल के नया लोगे या इसको आप लोग ठीक कराओगे? आप सभी साथी लोग बोल रहे होंगे कि इसको हम लोग ठीक कराएंगे, इसको आप रिप्लेस करोगे। कहां घूमेंगे इसके लेके? क्या 300 रुपये का सारा है ये ठीक होने के बाद, उसके बाद मोटरसाइकिल में तेल फूकेंगे, कहां तक जाएंगे? साथियों आप इसकी जगह नया ले लेंगे। लेकिन अगर आपका एप्पल का 1 लाख वाला फ़ोन अगर आपका खराब हो जाता है 6 महीने के बाद, तो अगर चाहे उसको ठीक करने के लिए आपको दिल्ली तक भी जाना पड़े तो आप उसके लिए सम्मानित साथियों जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस देश में तमाम संगठन बन रहे हैं, तमाम दावा ठोक रहे हैं, वो इस नोकिया के 1100 फ़ोन की तरह हैं। बहुत दावा ठोकेंगे। और साहब कांशीराम जी कहा करते थे कि जो सहारा देता है वो इशारा भी देता है, उनको सहारा कहाँ से मिल रहा है? मेरे नौजवान साथियों उसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो नोकिया 1100 की तरह जिसकी कीमत 900 रुपये है वो 6 महीने बाद खराब हो जाते हैं, आप जानते हैं कितनी पार्टियां बनती हैं, कितनी खत्म होती हैं। हमको उनको छोड़ देना है, हमें उनको छोड़ देना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एप्पल के फ़ोन की तरह है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इस पार्टी को रिप्लेस की जगह पर रिपेयर करने की आवश्यकता है। इसलिए सम्मानित साथियों हमने ये सिस्टम चलाया
कि हम चाहे पार्टी के अंदर रहें चाहे पार्टी के बाहर रहें, ये महापुरुषों का ये जो संघर्ष है, हमें इसको पीछे जाने नहीं देना है। हम इसी मूवमेंट में काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। बड़ी मुश्किल से समाज में नेता पैदा होता है, बड़ी मुश्किल से ये पार्टी खड़ी हो पाई है, इसमें आपको फूट डलने नहीं देना है सम्मानित साथियों। तो ये मैंने आखिर में आपके आकर के मैंने कंक्लूजन आपको दिया कि बाबा साहब के साथ साथ फूले साहू के साथ साथ पेरियार के साथ साथ नारायण के साथ साथ संत गाड़गे के साथ साथ घासीदास के महाराज के साथ बाबा के साथ साथ ऐसे तमाम जो कबीरदास रविदास बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, उनके साथ साथ मान्यवर साहब कांशीराम जी का भी बहुत बड़ा योगदान इस मूवमेंट को, सामाजिक परिवर्तन के इस मूवमेंट को गति देने में उनका योगदान रहा है। और उसी की तर्ज पे आदरणीय बहन जी ने भी इस काम को सम्मानित साथियों आगे बढ़ाने का काम किया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमको इस मूवमेंट को बिखरने नहीं देना है। मैं फिर बार बार यही अपील करता हूं खासतौर से युवाओं से कि हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करना है, जिससे कि क्योंकि हम जानते हैं इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में हमारे हजारों लोगों के घर खप गए हैं। साहब कांशीराम के समय के कार्यकर्ताओं के पूरे घर खप गए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से सींच के इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमें इसे आगे ले जाने का काम करना है। जो लोग अपने बुजुर्गों के कारवां को आगे लेके जाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, और जो अपने बुजुर्ग के कारवां को उसको संभाल नहीं पाते हैं, उसको बर्बाद कर लेते हैं सम्मानित साथियों, वे लोग कपूत कहलाते हैं। इसलिए आप लोग को निर्णय लेना है कि आपको सपूत बनना है या कपूत बनना है। साथियों, ये मैंने आपको कंक्लूजन में अपनी बात कही। किसी को सवाल, किसी को? सर, कुछ साथियों के प्रश्न आए हुए हैं, वो हमने टाइप कर दिए हैं जी, और स्क्रीन पे हैं। वो पिछले हफ्ता से लेकर के अब तक जितने भी कुछ साथियों के जो सवाल आए थे, उनमें से कुछ अच्छे सवाल हमने निकाल करके आपको स्क्रीन पे दिखाए, इनके आप जवाब दीजिए। जी जी जी, धन्यवाद भारत भाई का। साथियों, ये जिनकी आप आवाज़ सुन रहे थे ये भारत भाई हैं, ये गाजियाबाद से हैं। मैंने आपको इनका परिचय पहले भी दिया था। और जो हमारा इधर कैमरा देख रहे हैं साथियों, वो अमित पंत बौद्ध जी हैं, जो कि पार्षद हैं। इंजीनियर साहब हैं हमारे, जो रेलवे में आपके इंजीनियर हैं साथियों। और जो हैं हमारे साथी कैमरामैन, बहुत साथी हमारे मीडिया से भी हमारे भाई आए हैं साथियों। क्या नाम भाई साहब? सुबोध कुमार जी हमारे बीच में आए हैं सम्मानित साथियों, मीडिया से हैं। और हमारे जो हैं नितिन प्रकाश जी जो हैं, वो हमारे जो है हमारा वो ये प्रोजेक्टर सिस्टम पूरा देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम। तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। और जिन साथियों ने ये प्रोजेक्टर हमको दिया, आगरा की टीम ने लैपटॉप दिया, तमाम ऐसी सुविधाएं दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी काम को हम लोग पहले ललितपुर में बौद्ध प्रकाश जी के यहाँ से दिया करते थे, इसी कैडर को साथियों, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सवाल नंबर 1, जयप्रकाश जी, आप बहन जी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं जबकि आपको बहन जी ने पार्टी से बाहर किया हुआ है? साथियों, सवाल ये समाज के बीच में काफ़ी दिन से चल रहा है, बात जायज़ है सम्मानित साथियों। साथियों, मैं क्यों तारीफ करता हूँ ये मैंने आपको पहले बता दिया। और साथियों, मुझको बहन जी ने पार्टी से बाहर कर रखा है, इस साथियों मैं एक बात बता के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, मुझसे आदरणीय बहन जी ने 3 वचन लिए थे जब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। तो जब मुझसे 3 वचन लिए थे कि जयप्रकाश मुन्ना बेटे मुझे वचन दे, मुझे 3 वचन दे। नंबर 1 वचन मैंने आपको पहले साथियों पहले बताया होगा कभी। नंबर 1 वचन कि तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। नंबर 2 वचन सम्मानित साथियों कि तू कभी घर वापस नहीं जाएगा। और नंबर 3 वचन कि तू कभी शादी नहीं करेगा। साथियों, अगर आप इसको अदरवाइज ना समझें तो यही 3 वचन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहन जी से लिए थे। और आप इसको अदरवाइज ना समझें तो यही 3 वचन आदरणीय बहन जी ने मुझसे लिए। साथियों, मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहन जी का मामला है। कल को कोई बात बन गई तो बहन जी मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सामने बदनामी हो सकती है। साथियों, ये 3 वचन मुझसे बहन जी ने लिए। इन 3 वचनों का मैं अर्थ समझता हूं। मुझे धोखा नहीं देगा, इसका मतलब अधिकांश लोगों ने धोखा दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन बहन जी ने कहा जाके शादी कर। मुझसे कहा कि बेटे मुन्ना तू कभी शादी मत करना, अपने घर मत जाना, मुझे कभी धोखा मत देना। साथियों, उस चीज को मैं समझता हूं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक मुझे आदरणीय बहन जी ने आज बाहर किया है पार्टी से। साथियों, मैं जब भी बहन जी के लिए काम करता था, जब बहन जी मुझे नहीं जानती थी, चाहे वो यूपी में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे कहीं पर भी हो, मैं हर जगह पार्टी काम के लिए गया। हमारे पॉइंट नेता इस बात को जानते हैं।
उसके बाद साथियों मैं तब भी काम करता था जब आदरणीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और साथियों उसके बाद भी काम करता हूं जब बहन जी ने मुझे पार्टी से बाहर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि साथियों ये आंदोलन का मामला है। आंदोलन में ये बात जानना जरूरी नहीं है, आंदोलन में ये जानना जरूरी नहीं है कि हमारे आंदोलन का हेड ये जाने कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में जरूरी है, हेड के द्वारा पॉलिटिक्स में जरूरी है कि वो जाने। आंदोलन में ये जरूरी नहीं है कि वो जाने हमारा हेड कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों इसीलिए मैं बहन जी की तारीफ नहीं, इस तारीफ शब्द जो है वो नेगेटिव वर्ड है, मैं सच्चाई बयां करता हूं बहन जी की, उनके संघर्ष के बारे में बताता हूं। और साथियों पार्टी के अंदर रहूं चाहे पार्टी के बाहर रहूं, चाहे बहन जी अंदर रखें चाहे बाहर रखें, लेकिन हम लोग, हमारी पूरी टीम, पूरे देश में जो कारवां जो बढ़ रहा है ये कारवां इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा। इसलिए सम्मानित साथियों हम लोग इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। चाहे बहन जी आशीर्वाद फिर से देंगे तो हम लोग फिर से और फिर पार्टी में काम करेंगे। जी सर, कुछ सवाल? एक और प्रश्न है सर, स्क्रीन पर जयप्रकाश जी का। हाँ साथियों ये बात तू कौन में, ये तो मैंने कमेंट्स में मैंने साथियों मैंने पढ़ा भी था कि लोग कहते हैं कि जयप्रकाश क्या तू कौन में खामोखा बेमतलब में बहन जी के पीछे वो पड़ा हुआ है, पता नहीं वो क्या मामला है उसका। तो सम्मानित साथियों मैंने आपको ये पहले भी बताया कि चाहे इस मूवमेंट में हम खप जाएं, चाहे हमें कोई खामखा मान ले, बहुत से लोग पहले भी कहते थे सम्मानित साथियों हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना। मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि साहब हमको जो काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, हमको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग हमें उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी समझाते थे अपने कार्यकर्ताओं को, आप लोग भी सम्मानित साथियों उस बात को समझें कि वो बताते थे एक हाथी होता है, वो गांव में आता है, आप जानते होंगे पहले गांव के क्षेत्र के, हाथी गांव में आता है, पूरे गांव के कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं, पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे भौंकते हैं, लेकिन हाथी चलता रहता है। जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं तो उनसे कोई नहीं कहता कुत्ते लोगों से कि आप भौंकना, आप भौंको, कोई नहीं कहता, हाथी चलता रहता है। हाथी गांव छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो आगे चला जाता है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। तो सम्मानित साथियों जब वो भौंकना बंद करते हैं तब भी उनसे कोई नहीं कहता कि आप भौंकना बंद कर दो। इसलिए सम्मानित साथियों समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से बरगलाने का काम करते हैं, आपका मनोबल का तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों इस मूवमेंट में आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना होगा। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब कि भाई साहब हमको जेल हो जाएगी, हमको जेल हो गई, हमें वो हो गई। मैंने उनसे कहा कि जेल नहीं, इस मूवमेंट में जान भी जा सकती है, इसके लिए हमको तैयार होना होगा। जयप्रकाश की जान भी जा सकती है, हमारे साथी की किसी की जान जा सकती है, यहाँ तो मौत हमेशा यहाँ पे रहती है। तो साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन है आप लोग काम करते रहें, किसी के कहने में आप आकर के अपना मनोबल ना तोड़ें, जो बोल रहा है उसको बोलने दें। अगर आपका रास्ता सही है, आपकी नीयत साफ है तो आप लोग हाथी की तरह आगे निकल जाओगे, और वे लोग इसी प्रकार से उल्टा सुल्टा कमेंट्स करते रह जाएंगे। सम्मानित साथियों और कोई सवाल सर? जी हाँ साथियों ये तो बात उन्होंने ठीक पूछी है। कई साथी लोग पूछते हैं कि जयप्रकाश भाई आप अपने घर चले जाओ, कहाँ चंद्रशेखर कहाँ तुम? सम्मानित साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है ये जो है उन्होंने इस पर रखा है। उसकी मीटिंग में ज़्यादा लोग और आपकी मीटिंग में कम लोग, जिस ये तो बात ठीक है सम्मानित साथियों, लेकिन साथियों मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से साथियों मैं इसका जवाब दूंगा और उसके बाद अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे। शायद हमारे कुछ सभी साथियों हमारे समाप्त हो रहे होंगे। साथियों आप लोग जानते होंगे सम्मानित साथियों, अभी आपने कुछ दिन पहले फूल सिंह बरैया का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के, आप जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। एक हमारे क्षेत्र में बीपी मौर्य हुआ करते थे। जैसे फूल सिंह बरैया जी ने कफन बांधा था उनके लिए कि मैं उसको टक्कर दूंगा, साथियों आप जानते होंगे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके लिए कफन बांधा था और उन्हीं के साथ में वो चले गए। ऐसे साथियों बीपी मौर्य हुआ करते थे हमारे क्षेत्र में। वो इंदिरा गांधी तत्कालीन मुख्यमंत्री को चैलेंज करते थे। तो सम्मानित साथियों
हर तरह की वो बात बोलते थे साथियों, जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो सम्मानित साथियों, उनकी बात सुनने के लिए लाखों हजारों लोग आते थे। फूल सिंह बरैया जी की बात को सुनने के लिए मध्य प्रदेश में लाखों हजारों लोग आते थे। उत्तर प्रदेश में बीपी मौर्य जी की बात को सुनने के लिए लाखों हजारों लोग आते थे। एक तरफ बीपी मौर्य थे, आप जानते होंगे सम्मानित साथियों, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं बीपी मौर्य जी की बात बता रहा हूं। एक तरफ बीपी मौर्य जी थे और एक तरफ मान्यवर साहब कांशीराम जी थे। बीपी मौर्य जी को सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी उन्हीं समय में 4-4, 10-10 आदमी को घर पे जाके समझाते थे। साथियों, जिसको लाखों लोग सुनने के लिए आते थे, उस आदमी का नाम कहीं हो तो मुझे बता देना आप लोग। लेकिन जिस आदमी ने घर घर जाके 10-10, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लोगों को जाके समझाया, आज उसका नाम इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको घबराना नहीं है। लोग कम हो चाहे ज्यादा हो, इस बात से हमको कोई चिंता नहीं करनी, केवल हमारा रास्ता सही होना चाहिए। मैंने आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जाना है कि गलत रास्ते पे लंबी दूरी तय करने से अच्छा है अच्छे रास्ते में कम दूरी तय कर लेना। सम्मानित साथियों, हमारे पास लोग कम हैं आज, लेकिन सम्मानित साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब मान्यवर साहब कांशीराम जी के कारवां ने ऊंचाई को पकड़ा तो इस देश का सबसे ज्यादा आदमी इकट्ठा करने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी बने। बीपी मौर्य खत्म हो गए, वो उसी कांग्रेस में चले गए जहां से उनका थोड़ा सा अभी चल रहा है, आप लोग जानते होंगे सम्मानित साथियों। उसी कांग्रेस में चले गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है सम्मानित साथियों। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी के कारवां ने जब ऊंचाई को पकड़ा, उसमें से निकलते हुए जब पार गए, तो इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी बने, जिसने इंदिरा गांधी जी से भी बड़ी रैली करके मान्यवर साहब कांशीराम जी ने दिल्ली में, लखनऊ में और कलकत्ता में करके दिखाई मेरे सम्मानित साथियों। इसलिए हमको इस बात से घबराना नहीं है। मैं घर जाने वाला नहीं हूं, चाहे आदमी 4 मिले। मैं तो पहले भी कहता हूं, एक बिहार के साथी ने मुझसे पूछा कि सर कम से कम कितने लोग होने चाहिए जो आप हमारी मीटिंग में आ जाएं, तो मैंने कहा कम से कम 5 आदमी होने चाहिए। बोले साहब आप क्या मजाक कर रहे हो? तो तब मैंने उसको बताया कि जब साहब कांशीराम जी 4 आदमी को समझाने के लिए 40 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, तो हम लोग भी अगर 5 आदमी को समझाने के लिए बिहार में जाना पड़े, 500 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी पड़े, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, तिनके तिनके से घर बनता है। हमारा रास्ता सही होना चाहिए, हमारी नीयत सही होनी चाहिए। इसलिए उनका क्या हश्र होगा ये भविष्य बताएगा, हम इस कारवां को कहां तक पहुंचाएंगे ये आगे आने वाला समय निर्धारित करेगा। सम्मानित साथियों, कोई और सर कोई है सवाल? जी सर। जयप्रकाश, आपको बहन जी लेने वाली नहीं है साथियों, मैंने आपको पहले बता दिया। लें चाहे ना लें, वो बहन जी का ज्यूडिक्शन है, वो उनका मामला है। हालांकि हम लोग तो बहन जी के आशीर्वाद के और उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे कि कब बहन जी का आदेश आए, काम और थोड़ा तेज हो जाएगा। लेकिन हमें बहन जी लेने वाली नहीं है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो उनका विवेक है। लेकिन हमको लगता है कि शायद बहन जी सोचेंगे एक दिन और अच्छा सोचेंगे। सम्मानित साथियों, और कोई सवाल सर? जी। जयप्रकाश जी, क्या आप पार्टी में वापसी? साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा पार्टी में वापस करने के उद्देश्य से मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का। उसमें वापसी बनती है तो ये बहन जी के लिए हमारे ऊपर बहन जी का ऋण होगा। लेकिन मैं काम जो कर रहा हूं वो मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं, और मूवमेंट के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लाखों संगठन लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनका पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी नहीं है। वो अपनी अलग कहानी करते हैं, कहते हैं सोशली काम करो, पॉलिटिकली मत करो। करते हैं तो दूसरी पार्टी को वोट दिलवा देते हैं। नहीं, हम साथियों एक उदाहरण बने इस देश के अंदर कि पार्टी से निकलने के बावजूद भी पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मनोबल को बढ़ाने का काम किया। इसलिए साथियों, हमें तो बहन जी की प्रतीक्षा रहेगी, बाकी हमारा काम जो है मूवमेंट के लिए है, और पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता बहन कुमारी मायावती जी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। कोई और सर? जयप्रकाश, हाँ साथियों, ये मैंने इसका जयप्रकाश जी भीम आर्मी में क्यों गए थे और वापस क्यों आ गए?
साथियों इसका जवाब मैं पहले कई बार दे चुका हूं। मैं जब भीम आर्मी में गया था, जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे, उस समय उनका कहना ये था, जो मैं मिल के आया था, कि भाई ये जो है हम बीएसपी के लिए काम करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई। फिर वो जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं, जबकि उस समय तक गठबंधन हो नहीं पाया था। तभी मैं उनकी मंशा को समझ गया था। और उसके बाद जब गठबंधन हो गया तो कहने लगे कि मैं तो भैया जो है उसके साथ हूँ जो बीजेपी को हराएगा। मतलब गठबंधन के पक्ष में तब नहीं बोले, जब गठबंधन नहीं था तब गठबंधन के पक्ष में बोले, जब गठबंधन हो गया तो बीजेपी के विरोधी के पक्ष में बोले। तो मतलब आप जानते हो किसके लिए बोले। उसके बाद सम्मानित साथियों फिर कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा वहां से, वाराणसी से। तो मैं समझ गया सम्मानित साथियों कि इसका मंशा कुछ दूसरी है। और आगे जाके सम्मानित साथियों वो सिद्ध भी हुआ कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया है। तो इसलिए सम्मानित साथियों हम इस बात को पहले समझ गए थे कि अब ये बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में काम करने की इनकी मंशा नहीं है, इसलिए इसके स्टेटमेंट ऐसे आते हैं भाई के। तो सम्मानित साथियों तो ये हमारा जो है, इसीलिए हम गए इसलिए थे कि वहाँ का जो यूथ है उसको हम लोग कैडराइज करके बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मोड़ देंगे। लेकिन जब उसको वो लेकर के बरगला के दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे तो हम वहाँ से आकर के हम लोगों ने अपने आप नॉन बीएसपी पर बट फॉर बीएसपी करके मिशन कांसीराम से एक मुहिम चला करके कि साफ कांसीराम की विचारधारा को जिंदा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए हम लोग काम करेंगे। इस मंशा से हम लोगों ने काम शुरू किया। सम्मानित साथियों ये हमने बात साथियों, ये सवालों के जवाब हमने आपके बीच में दिए। मैं आपका पुनः जिन साथियों ने इसको शेयर किया, साथियों आप लोग आज आगे भी इसको शेयर करेंगे। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।